हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम डेली टॉप 20 क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, जो आपकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स जिनमें भी जीके पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। तो ये आपकी सभी एग्ज़ाम्स को कवर करता है, चाहे आप एनटीपीसी की कर रहे हो तैयारी, ग्रुप डी, रेलवे, डीआरडीओ, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल तक की जो परीक्षाएं होती हैं उनको कवर करता है ये वीडियो। तो ये सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो इसे देखते रहिए आप। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो देख पाओ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है आपको, हाल ही में यूनेस्को द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किसे माना है। ऑप्शन दिए हुए आपको, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कुंभ मेला, बी दिया हुआ है आपको ताजमहल, सी दिया हुआ है आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और डी दिया हुआ है आपको सोमनाथ का मंदिर। तो यूनेस्को ने अभी हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किसे माना है आपको बताना है। तो और क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो कुंभ मेला है इसे यूनेस्को ने हाल ही में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन। यहाँ पे बात हुई है कुंभ मेले की। तो कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान करते हैं। और कुंभ मेला पूरे भारत में 4 जगहों पर मनाया जाता है। ये 4 स्थान कौन कौन से आपको ध्यान रखना है। ये पहला है आपका प्रयागराज, जो किस नदी के किनारे है, गंगा और यमुना के संगम के नदी के किनारे है। यहीं पर श्रद्धालु स्नान करते हैं इस नदी में। दूसरा है हरिद्वार में मनाया जाता है इसे। और हरिद्वार में कहा, गंगा नदी के किनारे। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो इसे गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में मनाया जाता है। और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे मनाया जाता है इसे। और चौथी जगह है आपकी नासिक, जहाँ गोदावरी नदी के किनारे इसे मनाया जाता है। ये कुंभ मेला 4 जगह आयोजित होता है पूरे भारत में, और हर 4 साल में एक बार आयोजित होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम उज्जैन में मान लो कुंभ मेला 2018 में लगा था, तो अगले 12 सालों बाद उज्जैन में फिर लगेगा। 4 साल प्रयाग में लगेगा, 4 साल हरिद्वार, 4 साल नासिक, और फिर 4 साल के बाद उज्जैन में आएगा वगैरह। तो ऐसे करके 12 साल में एक बार आपका एक जगह लगता है मेला। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, नीलगिरी की पहाड़ियों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए हुए आपको, पहला दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी दिया हुआ है आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी दिया हुआ है आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ 3 राज्यों में फैली हुई है, आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से राज्य है वो, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, इन 3 राज्यों में ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ फैली हुई है। वास्तव में नीलगिरी की पहाड़ियाँ दक्कन के पठार में आती है। ये जो नीचे का क्षेत्र है आपका, दक्कन का पठार बोलते हैं इसे हम, दक्कन के पठार का क्षेत्र माना जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों को। और नीलगिरी की पहाड़ियाँ है, इसमें टोटल 24 पहाड़ियाँ मौजूद है। इन सभी को मिला के आप नीलगिरी की पहाड़ियाँ बोलते हो। और इन पहाड़ियों की ऊंचाई आपकी समुद्र तल से 2000 मीटर है। इनकी ऊंचाई 2000 मीटर रहती है। इनकी ऊंचाई समुद्र तल से अपने नापे तो 2000 मीटर रहती है इनकी ऊंचाई। ठीक है, और इन पहाड़ियों में मशहूर पर्यटन स्थल जैसे कि ऊटी और कुन्नूर, ये सभी इसमें आते हैं। और जो नीलगिरी पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी भी आपको एग्जाम में पूछी जाती है, तो ध्यान रखना आप। जो नीलगिरी पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपकी डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ध्यान रखना आप, नीलगिरी की पहाड़ियाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाई जाती है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऑप्शन दिए हुए 2 मई, बी दिया हुआ है 5 मई, सी दिया हुआ है 1 मई, और डी दिया हुआ है आपको 9 मई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपको, किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको मारवाड़, बी दिया हुआ आपको बीकानेर, सी दिया हुआ है आपको जैसलमेर, और डी दिया हुआ है आपको मेवाड़।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो मेवाड़ थे इन्होंने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। बाकी सभी राजपूत राज्यों ने इनकी अधिक संप्रभुता स्वीकार कर ली थी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपको, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुरुली जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको तमिलनाडु, बी दिया हुआ है आपको पंजाब, सी दिया हुआ है आपको हिमाचल प्रदेश और डी दिया हुआ है आपको कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सुरुली जलप्रपात है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। ध्यान रखना इसे। ये जलप्रपात तमिलनाडु के 3 जिलों में फैला हुआ है। टोटल 3 जिले कवर करता है ये तमिलनाडु के, ठीक है। तो यहाँ पे बात हुई है तमिलनाडु की। तमिलनाडु के बारे में हम जान लेते हैं। तमिलनाडु के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो इडप्पी पलानीस्वामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। इडप्पी के पलानीस्वामी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है। यहाँ के वर्तमान में जो राज्यपाल है वो बनवारी लाल जी पुरोहित है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। और यहाँ के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है वो है आपके अमरेश्वर प्रताप शाही। यहाँ पे जो हाई कोर्ट लगता है वो मद्रास हाई कोर्ट लगता है। यहाँ पे जो मद्रास हाई कोर्ट है ये पूरे तमिलनाडु को भी कवर करता है और साथ में एक केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, उसे भी कवर करता है। मतलब तमिलनाडु और पुदुचेरी का जो हाई कोर्ट है वो आपका मद्रास हाई कोर्ट हो जाएगा, जिसके मुख्य न्यायाधीश है आपके अमरेश्वर प्रताप शाही। तो ध्यान रखना, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडप्पी के पलानीस्वामी, यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, यहाँ के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो अमरेश्वर प्रताप शाही है। और ये तमिलनाडु और पुदुचेरी दोनों राज्यों को कवर करते हैं ये हाई कोर्ट। और जो सुरुली जलप्रपात है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, बोल रहा है आपको कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य से लिया गया है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आपको चेर, बी दिया हुआ आपको चोल, सी दिया हुआ आपको पांड्य और डी दिया हुआ है आपको पल्लव। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चोल राज्य से कोरोमंडल शब्द को लिया गया है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को दिया गया नाम है, यानी कि जो भारत की जो सीमा रेखा है समुद्र वाली, उसमें किसी एक भाग को हम कोरोमंडल तट भी बोलते हैं। जो दक्षिण पूर्वी भाग है भारत का उसे हम कोरोमंडल तट बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये। और यहाँ पे बात हुई है चोल साम्राज्य की। तो चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने 9वीं शताब्दी में की थी। विजयालय चोल ने की थी इसकी स्थापना। विजयालय चोल ने 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना की थी, जो पल्लव के सामंत हुआ करते थे। जो चोल साम्राज्य के संस्थापक है विजयालय, ये पल्लव के सामंत हुआ करते थे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कोरोमंडल शब्द जो है चोल साम्राज्य से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आपको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको 330, बी दिया हुआ आपको 335, सी दिया हुआ है आपको 320 और डी दिया हुआ है आपको 356। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 330 अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये। अगला क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपको होन्शु और क्यूशु, बी दिया आपको होन्शु और शिकोकू, ऑप्शन सी दिया हुआ है आपको होक्काइडो और क्यूशु, ऑप्शन डी दिया हुआ है आपको क्यूशु और शिकोकू। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि होन्शु और क्यूशु द्वीप पे हिरोशिमा और नागासाकी शहर बसे हुए हैं। हिरोशिमा ये होन्शु द्वीप पे बसा हुआ है, जो नागासाकी है क्यूशु द्वीप पे बसा हुआ है, ठीक है। जो हिरोशिमा और नागासाकी जो नगर थे, इन पर 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। आपको पता होगा अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहर नगरों पे 1945 में परमाणु बम गिराए थे। जो हिरोशिमा था इस पे 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। इसके ऊपर अमेरिकी वायुसेना ने जापान का जो शहर था हिरोशिमा, इस पे बम गिराया था 6 अगस्त को। और जो नागासाकी है इस पे 9 अगस्त 1945 को गिराया था, 3 दिन के बाद ही।
3 दिन पहले हिरोशिमा पे बम गिराया गया और 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पे बम गिरा दिया गया। जो हिरोशिमा पे बम गिराया गया था इस परमाणु बम को नाम दिया गया है लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पे जो बम गिरा था उसका नाम है आपका फेट मैन। तो ये दोनों जो नाम है आपके बम के, ये आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था उसे किस नाम से जाना जाता है, तो आपका लिटिल बॉय आपका आंसर हो जाएगा। और जो नागासाकी पे जो बम गिराया गया था उसे फेट मैन के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखना, इससे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा होन्शु और क्यूशु, जो हिरोशिमा और नागासाकी शहर जिन द्वीप पर बसे उनका नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको, ओरोजेनिक बल से किसका निर्माण होता है। पहला दिया हुआ ब्लॉक पर्वत, दूसरा दिया हुआ फोल्ड पर्वत, तीसरा दिया हुआ है रेलिक्ट पर्वत। तो इन तीनों में से किसका निर्माण होता है ओरोजेनिक बल से, आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ आपको केवल 1 या 1 और 2, ऑप्शन सी दिया हुआ 2 और 3, ऑप्शन डी दिया हुआ है आपको 1, 2, 3 यानी कि सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ओरोजेनिक बल है इससे ब्लॉक पर्वत और फोल्ड पर्वत दोनों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ओरोजेनिक बल से ब्लॉक पर्वत और फोल्ड पर्वत दोनों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको बैडमिंटन, बी दिया हुआ आपको टेबल टेनिस, सी दिया हुआ आपको हॉकी और डी दिया हुआ है आपको चेस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो एस विजय लक्ष्मी है ये चेस से संबंधित खिलाड़ी है। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये। और शतरंज में भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर है ये। शतरंज जो खेल था इसमें भारत की ओर से प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर थी एस विजय लक्ष्मी। तो ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला दिया हुआ बैडमिंटन, दूसरा दिया हुआ बॉलिंग, तीसरा है गोल्फ, चौथा है टेबल टेनिस। तो पूछ रहा है आपसे इनमें से कौन से खेल सिंगापुर ओपन में होते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको केवल 1, बी दिया हुआ है 1 और 2, सी दिया हुआ है 1, 2, 3 और डी दिया हुआ है आपको सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी खेल सिंगापुर ओपन में होते हैं। बैडमिंटन भी होता है, बॉलिंग भी होता है, गोल्फ और टेबल टेनिस भी होते हैं इसमें। तो ध्यान रखना, सिंगापुर ओपन में आपको बैडमिंटन, बॉलिंग, गोल्फ और टेबल टेनिस सभी खेल देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है आपको जयपुर, बी दिया हुआ आपको गंगानगर, सी दिया हुआ है आपको जोधपुर और डी दिया हुआ है आपको अजमेर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयपुर में प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे। इस उत्सव में क्या किया जाता है, हाथियों को सजा धजा कर महोत्सव में लाया जाता है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, गज महोत्सव भी बोला जाता है इसे। हाथी महोत्सव को गज महोत्सव भी बोलते हैं। ठीक है, और आमतौर पर इसे होली के दिन यानी कि मार्च महीने में मनाया जाता है। मार्च महीने में इसे मनाया जाता है होली के दिन। होली आपकी मार्च महीने में ही आती है, तो इसीलिए आपको मार्च महीने के आसपास बोला गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको, मे दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है। ऑप्शन दिए हुए आपको असम, बी दिया हुआ आपको मेघालय, सी दिया हुआ है आपको मणिपुर और डी दिया हुआ है आपको केरल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मे दम में फाई असम राज्य का त्यौहार है। जो मे दम में फाई त्यौहार है ये असम के ताई अहोम जनजातियों का त्यौहार है। ताई अहोम जनजातियों का त्यौहार है ये, और ये लोग अपने पूर्वजों की याद में इसे मनाया जाता है। जो ताई अहोम समुदाय है ये अपने पूर्वजों की याद में मे दम में फाई त्यौहार को मनाते हैं हर साल असम में। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपको, केरल में सबरीमाला के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है। ऑप्शन दिए हुए आपको ऑप्शन नंबर ए मुथप्पन, बी दिया हुआ आपको अयप्पन, सी दिया आपको कोटिलिंगेश्वर और डी दिया हुआ आपको अय्यनार। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल में सबरीमाला मंदिर है ये अयप्पन जगह के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कोई अयप्पा नाम के कोई भगवान मानते हैं केरल में, तो उनके लिए प्रसिद्ध है ये मंदिर, उनकी जगह के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। पहला दिया हुआ केंद्र सरकार, दूसरा दिया हुआ है आपको राज्य सरकार।
तो इसके ऑप्शन दिए हुए आपको, पहला दिया हुआ है केवल एक, बी दिया हुआ है केवल दो, सी दिया हुआ है आपको केवल एक और दो, और डी दिया हुआ है आपको कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें एक और दो यानी कि दोनों ही जो है ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन करती है। केंद्र सरकार भी करती है इसका संचालन और राज्य सरकार भी करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अर्थ सस्ती कीमत पर खाद्य और खाद्यान्न वितरण के प्रबंधन की व्यवस्था करना है, जैसे गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल। ये इन प्रमुख खाद्यान्नों को इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण की दुकानों पर पहुंचाना और उन दुकानों के द्वारा संपूर्ण देश में पहुंचाना इसका उद्देश्य है। यानी कि ये कम कीमतों पे सामान खरीदेंगे और उन्हें कम कीमतों पे ही पूरे देश में पहुंचाया जाता है। तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल उद्देश्य होता है। इसमें आपको गेहूं, मिट्टी का तेल, चीनी और चावल, ये सभी चीज़ें आपको वितरित की जाती है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो कम से कम मूल्य में ये जनता तक पहुंचाना ही इनका उद्देश्य होता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया आपको प्रगतिशील विशाल फाइब्रोसिस, बी दिया आपको क्लोम गोलार्णुता, सी दिया आपको मेसोथेलियोमा और डी दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो क्लोम गोलार्णुता है। ये वो बीमारी है जो कोयले की खदानों में काम करने वाले मजदूरों को हो जाती है और इसे हम ब्लैक लंग्स की बीमारी भी कहते हैं। ठीक है, ब्लैक लंग्स की बीमारी भी कहा जाता है इसे, तो ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई से नापी जाती है। ऑप्शन दिए हुए आपको, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मेल्सन इकाई, बी दिया हुआ सीवेट्स, सी दिया आपको डॉप्सन इकाई और डी दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉप्सन इकाई से समताप मंडल में जो ओजोन परत मौजूद है उसकी मोटाई को हम नापते हैं। तो ये जो ओजोन परत है ये हमारी सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है और ओजोन परत का लगभग 90% भाग समताप मंडल में ही पाया जाता है। तो ध्यान रखना, ये समताप मंडल में ओजोन परत का 90% भाग पाया जाता है, बाकी 10% भाग बाकी परतों में पाया जाता है। तो आप ध्यान रखना, जो ओजोन परत है इसकी मोटाई नापने के लिए डॉप्सन इकाई का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है आपको, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको जम्मू कश्मीर, बी दिया हुआ है आपको हिमाचल प्रदेश, सी दिया हुआ है आपको उत्तराखंड और डी दिया हुआ है आपको पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि जो जम्मू कश्मीर में है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना आपकी 1981 में हुई थी। ध्यान रखना, ये जम्मू कश्मीर के उच्च शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। उच्च शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है अपने जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे ये स्थित है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2990 मीटर इसकी ऊंचाई है। ध्यान रखना ये, और इसका जो एरिया है वो 141 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। 141 किलोमीटर एरिया ये अपने आप में कवर करता है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। तो ध्यान रखना इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है आपको, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए दिया आपको आक्रामक विदेशी प्रजातियां, बी दिया आपको नाभिकीय कचरा, सी दिया आपको संशोधित जीवित जीव और डी दिया आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि संशोधित जीवित जीव इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो एक कार्टाजेना प्रोटोकॉल है इसे 11 सितंबर 2003 को लागू किया गया था। 11 सितंबर 2003 को इसे लागू किया गया था। तो ध्यान रखना इसे, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संशोधित जीवित जीव। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपको, वह देश कौन सा है जिसने जनमत संग्रह के परिणाम के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन ए दिया आपको फिनलैंड, बी दिया हुआ आपको स्विट्जरलैंड, सी दिया हुआ है आपको ऑस्ट्रिया और डी दिया हुआ है आपको बेल्जियम। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने जनमत संग्रह के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी सदस्यता प्राप्त की थी।
तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो स्विट्ज़रलैंड देश था इसने संयुक्त राष्ट्र संघ में जनमत संग्रह के आधार पर अपनी सदस्यता प्राप्त की थी। यहाँ पे बात हुई है स्विट्ज़रलैंड की, तो स्विट्ज़रलैंड की आपकी राजधानी बर्न है। यहाँ पे जो करेंसी चलती है उसका नाम है आपका स्विस फ्रांक। स्विस फ्रांक यहाँ की करेंसी है। और जो स्विट्ज़रलैंड है इसका सबसे बड़ा देश है आपका ज्यूरिख शहर। ज्यूरिख यहाँ का सबसे बड़ा शहर है स्विट्ज़रलैंड देश का। यहाँ पे बात हुई है आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की, यानी कि यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे? यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में है। यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में है। आपसे पूछा जाए कि कौन से टापू पे स्थित है ये, तो ये मैनहट्टन टापू पे बताना है आपको। मैनहट्टन टापू पे यूएनओ का मुख्यालय स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष आपके एंटोनियो गुटेरेस जी है। एंटोनियो गुटेरेस इनके वर्तमान में अध्यक्ष है। और वर्तमान में इसके सदस्य देश है यूएनओ के, वो 193 देश इसके सदस्य है। तो ध्यान रखना आप, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी तक आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया इस वीडियो को तो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख पाए। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही वीडियो हम आगे भी प्रोवाइड करते रहेंगे आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।